हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शिवानी गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं +2 बिजनेस स्टडीज़। तो आज हम शुरू करेंगे द चैप्टर कंट्रोलिंग। Controlling is the last element of management activity. Now, what is controlling? Management control implies the measurement of accomplished goals against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans. Very big definition. But आइए we'll discuss in parts. सबसे पहले तो measurement of accomplished goals, मतलब कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको फुलफ़िल करने के लिए काम कर रहे हैं, उसको मेजर करना कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं तो उनका क्या स्टेटस है, टू मेजरिंग दैट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। अब किस तरीके से मेजर करेंगे हम ऑब्जेक्टिव को? हम उसको अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स मेजर करेंगे एंड द करेक्शन ऑफ द डेविएशंस। अब अगर जो हमने अचीव किया है और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, अगर कोई डेविएशन है, उसके लिए जब हम करेक्टिव मेजर लेते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स अचीव हों, इज़ नोन एज कंट्रोलिंग। मतलब सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक हमारा प्लान होगा, मतलब कि एक हमारा स्टैंडर्ड होगा जिसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो स्टैंडर्ड और अकम्प्लिशमेंट दोनों के बीच में अगर कोई डेविएशन है तो जो हम एक्शंस लेते हैं ताकि हमारी जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, जो गैप है वो ना रहे, इज़ नोन एज कंट्रोलिंग। एग्जाम्पल कुड बी, अगर कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है जिसका टारगेट है कि हम इन अ मंथ वील मेक 1000 मोबाइल्स, मोबाइल हैंडसेट बनाने की कंपनी है और उनका महीने का 1000 का टारगेट है, तो स्टैंडर्ड इसमें क्या हुआ? स्टैंडर्ड क्या हुआ इसके अंदर? 1000 हैंडसेट्स इज द स्टैंडर्ड। एंड सपोज एकम्प्लिश कितने हुए? एकम्प्लिश कितने हुए मीन्स कितने हमारे एम्प्लॉयज बना पाए, से इज 800। तो अब स्टैंडर्ड है 1000, एकम्प्लिश्ड ऑब्जेक्टिव है 800, तो डेविएशन कितनी हुई? 200। मतलब कि हम 200 हैंडसेट से पीछे हैं, तो ये डेविएशन है। तो इस डेविएशन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट जो भी करेक्टिव एक्शंस लेगी, जो भी स्टेप्स लेगी, इज नोन एज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं? तो सबसे पहले है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाना। स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड्स कहाँ से बनेंगे? स्टैंडर्ड्स बनेंगे थ्रू प्लानिंग। थ्रू प्लानिंग। अब प्लानिंग हमारा है सबसे पहला स्टेप किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी का, प्लानिंग से शुरू होता है। एंड सबसे लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड हमारा कहाँ से बनता है? प्लानिंग से बनता है। प्लानिंग में हम थ्रू प्लान्स वी मेक वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का काम करते हैं जो किसी भी कंट्रोलिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट बेस बन जाता है। देन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे हमने बात करा, जब हमने जो भी मोबाइल हैंडसेट का एग्जांपल लिया कि स्टैंडर्ड हमारा 1000 मोबाइल बनाने का था और एक्चुअल कितने बने हैं? 800। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम मेजर करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को, विल बी मेजरिंग। अब मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देयर आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस, देयर आर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस, जो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। देन देयर इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन। उसके बाद स्टैंडर्ड बन गया हमारा थ्रू प्लानिंग।
एंड कंट्रोलिंग में हमने मेजर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस तरीके से, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, through different techniques of controlling, the organization measured the actual performance. Then comparison between actual performance and standards, gap identify करने के लिए, deviation identify करने के लिए. Then is analyzing deviations. अगर कोई भी गैप है परफॉर्मेंस डिजायर्ड में और एक्चुअल में तो हम उसको एनालाइज करते हैं. एंड देन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. अगर कोई भी डेविएशन है तो हमने वो गैप को दूर किस तरीके से करना है. जैसे कि सपोज एग्जाम्पल कुड बी कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपका स्टैंडर्ड है कि आपने से 85% लेकर आने हैं, एक स्टैंडर्ड है. फिर आपके मिड टर्म एग्जाम्स हुए, मिड टर्म एग्जाम्स में से आपके आए 75%. तो ये क्या है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस. दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो गैप है, डेविएशन है. डेविएशन कितने की है, 10%. कैसे पता चला, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन स्टैंडर्ड एंड आर एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो जो डेविएशन आया, वी एनालाइज्ड दैट. एनालाइजिंग का मतलब व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस डेविएशन, क्यों ये गैप आया है. एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, किस तरीके से हम इस गैप को दूर कर सकते हैं. हो सकता है आपकी ट्यूशन लगवाई जाए, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए. मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा एक्शंस, एक्स्ट्रा स्टेप्स जो हम लेते हैं टू रिड्यूस द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड इज कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट. नाउ व्हाट आर टेक्निक्स. सबसे ज़रूरी है कि वो क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. तो उसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स. ट्रेडिशनल टेक्निक्स जैसे कि नाम से ही क्लियर होते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुरानी टेक्निक्स हैं जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं. एंड जनरली ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट यूज़ दीज टेक्निक्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि पहले क्या टेक्निक्स चला करती थी और किस वजह से वो टेक्निक्स आउटडेटेड होकर नई टेक्निक्स आई हैं. तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आपका क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, देन इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, and then is break even analysis. These three are the traditional techniques of measuring employees actual performance. तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब जब आपका कोई सुपरवाइज़र, फोरमैन या मैनेजर वो पर्सनली ऑब्जर्व करता है आपके बिहेवियर को, आपके काम करने के तरीके को, इज़ नोन एज personal observation. Now again, this is possible only when the number of employees are less. When number of people you have to look for is less, then only this personal observation technique is possible. Next is statistical reports. Statistical reports का मतलब है कि जब हम through stats, through implying mean, मीडियन, मोड, हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. एंड देन वी यूज़ दैट टू सी एनी डेविएशन, इज नोन एज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स. देन इज ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ ब्रेक इवन का क्या मतलब है. Break even is that point of production where there is no profit and no loss. कोई भी नई कंपनी जब बनती है उसका सबसे पहला मकसद क्या होता है, टू अचीव ब्रेक इवन एज फास्ट एज वी कैन. शुरू में ही वी कैन नॉट एज्यूम कि हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे. तो ब्रेक इवन का मतलब है एक
वो पॉइंट जहाँ पर अगर हमें वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट, अगर हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा बट स्टिल हमें कोई लॉस भी नहीं हो रहा, इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू कंपनीज एम्प्लॉयज़ की या ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करती है कि कितने टाइम में हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँचे हैं और कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँचें एंड वी सस्टेन दैट पॉइंट। तो दीज आर द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। Next is your modern techniques of measuring the actual performance. Now what are the modern techniques? इसमें पहला है return on investment, then there is ratio analysis, and then there is management audit, and last is management information system. These are the latest technique of controlling, latest techniques of measuring the actual performance of the organization. तो इसमें पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ प्रिटी मच क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ कि हमने जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में उस पर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, इसके रेट को पढ़ते हैं हम कि हमने जितना इन्वेस्ट किया उस पर हमें कितना रिटर्न मिले। जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाया जाता है या हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं या हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम हमेशा इस उम्मीद से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमें बदले में उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम लॉसेस में नहीं जा रहे हैं बट हमें मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में अगेन आपकी दो चीज़ें आती हैं। रेशो एनालिसिस अगेन इज यूज्ड टू स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी को पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए आप रेशो एनालिसिस करते हैं। इसमें आपका आ जाता है लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो। मतलब लिक्विडिटी रेशो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी को स्टडी करना, मतलब कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो डे टू डे खर्चे उठाने में सक्षम है कि नहीं है, कितना पैसा कंपनी के पास है जो अभी हमारे डेली के खर्चे होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल को स्टडी करने के लिए हम रेशो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशो को स्टडी करते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्टडी करने के लिए। देन देयर इज सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो का मतलब है टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। थ्रू सोल्वेंसी रेशो वी अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, हमने कितनों से लोन लिया हुआ है, हमें कहाँ कहाँ से रिटर्न, कहाँ कहाँ से पैसा आना है हमारा। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सोल्वेंसी रेशो। तो रेशो एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट का मतलब होता है पूरा चेक करना, टू कीपिंग अ चेक कि क्या हमारे पास एसेट्स हैं, क्या हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे लेनदार हैं और कितने हमारे देनदार हैं, इस मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है जब हम अपनी मैनेजमेंट टीम का पूरा ऑडिट करते हैं कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना स्किल्स है, कितने अच्छे तरीके से वो कंपनी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑडिट। नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जो भी हमारी प्लानिंग है, वो किसने करनी है? मैनेजमेंट ने करनी है। तो इफ़ वी हैव अ साउंड मैनेजमेंट, इफ़ वी हैव द पीपल हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक गुड डिसीजंस, मीन्स हमारा कंट्रोलिंग अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज़ फर्स्ट, कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट। उन दोनों के बीच में बैलेंस बनना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। वो हमें कहाँ से पता चलता है? थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं?
MIS. MIS इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि इसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारा पूरा डाटा फीड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देयर आर टू थिंग्स, एक चीज़ होती है डाटा, एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। तो डाटा का मतलब होता है रॉ डाटा, हमें डाटा मिल गया जगह जगह से, अलग अलग डिपार्टमेंट से। बट MIS क्या करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कन्वर्ट द डाटा इनटू अ इंफॉर्मेशन जिसको मैनेजर्स या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं। MIS रॉ डाटा की रिपोर्ट्स बना देगा, या आपको ईयरली पता चल जाएगा कि इस या ईयरली या क्वार्टर के, इस क्वार्टर में हमारा इतना प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में हमारा इतना प्रॉफिट था। एक कंपैरिजन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो MIS कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब कि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स या फिर कंपैरेटिव डाटा। कंपैरेटिव डाटा सो दैट कि हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आगे फर्दर डिसीजंस ले सके। सो दिस इज़ द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। सो दिस एंड्स अप योर controlling unit of business studies. In the next video we'll continue with the next chapter. Till then keep studying hard, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए. See you soon guys.